बाल को कुर्बानी पसंद है, वो छोटी बच्चियों की कुर्बानी पसंद। और ब्लैक मैजिक के लिए छोटी बच्चियों की सबसे पहले खून की कुर्बानी देते हैं। ईरान ने बाल का पुतला जलाया था। पहले अटैक में इन्होंने ईरान की स्कूल की छोटी बच्चियों को हिट किया। ये डॉट कनेक्ट करें, यहाँ तेरा पुतला जलाया गया था और यहाँ उन्हीं बच्चियों की हम कुर्बानी तेरे पाँव में रख रहे हैं। ये भरपूर एक्शन वॉर है। अटैक एक तरफ से आ रहा है, जवाब जो है वो 7 जगहों पे जा रहा है। CIA हेडक्वार्टर तबाह हो चुका हुआ है, सर्विलेंस रडार तबाह हो चुके हुए हैं, बेसिस तबाह हो चुके हुए हैं, रनवेज अब जो हैं ऑपरेशनल नहीं रहे, जहाज वो वाले गिर चुके हुए हैं जो इतिहास में, हिस्ट्री में आज तक नहीं गिरे थे। जो इजराइल की और अमेरिकन, स्पेशली अमेरिकन जो सुपरमेसी थी इलाके में, वो कंप्लीटली अब आपकी जो है वो सैबोटेज होती हुई नजर आ रही है। मशरक वस्ता को एक क्लाउड के अंदर उन्होंने रखा हुआ था, एंटी ईरान, उसको उन्होंने मजीद स्ट्रेंथन करना था ताकि ऑनवर्ड जो उनके टारगेट्स हैं उनको अचीव किया जाए। बेशक प्रेसिडेंट यूएस जो हैं वो जितने मर्जी इस वक्त वो इन लव ऑफ नेतन्याहू वो डूबे हुए हैं, बट किसी भी सूरत में कोई भी स्टेट जो है वो अमेरिकन कॉफन जो है वो रिसीव नहीं कर सकती। रशिया ने सऊदी अरब को उसके जो रियल टाइम सिग्नल्स हैं अरामको वाले अटैक के, वो सऊदी अरब को प्रोवाइड करती है और वो साबित हो गया है कि वो अटैक जो है वो इजरायली बेस से आया, वो ईरान से नहीं आया। ईरान के पास एक स्ट्रेटेजिक हथियार था जो उसने पूरी तरह उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। 100% जो गल्फ की फूड सप्लाई है वो अबनाए हरमस से गुजरती है। जो क्राइसिस अब फूड के आएंगे वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होंगे। ईरान ने यहाँ तक भी क्लियर कर दिया है कि आगे प्लान इजराइल का ये भी है कि वो 8 अटैक मस्जिद अक्सा पे करेगा और उसका ब्लेम भी जो है वो ईरान के ऊपर डालेगा ताकि मुसलमानों के अंदर एक एंटी ईरान जो है वो सेंटिमेंट्स जो हैं वो बड़े अरूज पे आ जाएं। वो इजराइल के ऊपर मार रहे हैं, हाइफा में मार रहे हैं, वो यरूशलेम में मार रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं, वो दुबई में मार रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं, वो बहरीन में उन्होंने जो अमेरिकन जितनी भी सारी वो बेसिस थी वो उड़ाई हैं, उन्होंने क्लेम किया है। लेकिन ये जो हरकतें हुई हैं, अरामको वाली हुई है, फिर सऊदी अरब में एक और अटैक गया है, फिर तुर्की के नवाही इलाके में एक अटैक गया है, ईरान ने उसको सरीहन डिनाई कर दिया। जब इजराइल 48 में बना तो उससे 1 साल पहले उसका तोड़ जो है, उसका अब्बू जो था वो पहले ही माजरे वजूद में आ चुका हुआ था। इजराइल 360 डिग्री से पाकिस्तान के ऊपर हमला करे, हम अगर 1012 डिग्री पे जवाब ना इसको दें तो हम पाकिस्तानी नहीं। मिसाइल चूमते हुए जाएंगे इधर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ईरान और इजराइल के माबैन जंग को 1 हफ्ता गुजर चुका है। इस 1 हफ्ते के दौरान किसका कितना नुकसान हुआ, इसके आउटकम्स हम क्या देख रहे हैं, मजीद क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जंग में किसका पलड़ा भारी है और जंग कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, ओवरऑल इन 7 दिनों पर बात करने के लिए हमें फिर से आज ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार मेजर रिटायर्ड मीसम रज़ा अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। थैंक यू जी, आपका थैंक यू। सर 1 हफ्ता गुजर चुका है, हाउ डू यू सी द थिंग्स राइट नाउ? अमरीका 4 दिन का कह रहा था ये जंग होगी, लेकिन ये तो हमें बड़ी एक तवील जंग होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा फिर आपने मौज़ूए वक्त पे मुझे मौका दिया बोलने का। जंग के जो भी जजिंग पैरामीटर्स होते हैं, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ एंड वॉर असेसमेंट्स, किसी भी जंग को मापने के लिए आप उसके पैरामीटर सेट करते हैं और पैरामीटर स्टार्ट होते हैं कहाँ से कि जो अग्रेसर होता है उसने जो अपने टारगेट्स दिए होते हैं, आप सबसे पहले उनके ऊपर असेस करते हैं क्या वो उसने अचीव किए या फिर नहीं किया। या फिर नहीं किए। इसमें जो डिफेंडर है वो गेज नहीं होता, इसमें अटैकर गेज होता है। अब अटैकर के मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा, 3-4 मैं मोटे मोटे पैरामीटर्स जो इस जंग में अग्रेसर्स ने अपने सेट किए थे वो क्या थे। आपने तो 4 दिन का, मैंने तो ये भी
खुद सुना कि ये 4 घंटे की जंग होगी। रियली? हाँ, तो वो आए तो थे कि टॉप टियर को मारेंगे और जो उनके रूहानी पेशवा हैं उनको मारेंगे और उसके बाद हम अपनी मर्जी का जो रजीम है वो ले आएंगे। और जैसे बाकी उन्होंने से पीछे एग्जाम्पल्स उन्होंने कायम की सीरिया में, इजिप्ट में, लिबिया में, बट एंड वॉट नॉट, उसी तरह की एक तर्ज कुव्वत अदा कर। 4 घंटे छोड़, 4 दिन छोड़, आज 7 दिन हो चुके होंगे। और 7 दिन की ये वो जंग नहीं है कि जो कभी उधर से ठा हो गया इधर से ठू हो गया। ये भरपूर एक्शन वॉर है और भरपूर उधर से अटैक आ रहा है और भरपूर इधर से जो है जवाब जा रहा है। अटैक एक तरफ से आ रहा है, जवाब जो है वो 7 जगहों पे जा रहा है। तो 7 दिनों में पहला टारगेट जो उन्होंने सेट किया था, आज अगर हम असेसमेंट करें तो दे हैव फेल्ड। दूसरा टारगेट उनका ये था कि जब हम टॉप टियर मार देंगे तो जो बहुत बड़ी होप थी उनकी वो ये थी कि नीचे से जो ईरानी अवाम है, जिसको कहा जा रहा है कि वो पिसी हुई है, दबी हुई है, और पिछले दिनों हमें ऑन ग्राउंड एजिटेशंस नज़र भी आए और उसमें गवर्नमेंट को जो है वो डंडा सोटा चलाना भी पड़ा। तो एक बहुत बड़ी इनको होप थी कि जब हम टॉप टियर को ख़त्म करेंगे तो नीचे से स्ट्रीट सपोर्ट जो है वो हमें भरपूर मिलेगी, तो उसके बाद हम इसको टेक ओवर कर लेंगे, वो हमारी जीत होगी। अब हुआ इसके बरअक्स टोटली ऑपोजिट हुआ। कि वो जो एक इनकी फेवर में स्ट्रीट पार्ट थी, वो जो डिफरेंसेस थे जो पब्लिक के और रजीम के, वो जब अटैकर्स ने आते ही जो एक्शन मारा, उस अटैक ने उन डिफरेंसेस को कौम की यूनिटी में कन्वर्ट कर दिया। एग्जैक्टली, वो जो खिलाफ थे अब वो भी साथ जो उनका ईरानी रजीम का जो वीक पॉइंट था वो उनका स्ट्रांग पॉइंट हो गया। और जिसका मुजाहरा आपने देखा है कि जिस दिन का अटैक हुआ है, एक भी कोई एजिटेटर जो है, कोई न्यू जनरेशन जो है, वो सड़क पे नहीं निकली। ट्रू। उल्टा जब अभी 2 दिन पहले वो जो बच्चियों का जनाजा हुआ है और उस जनाजे के ऊपर आपने देखा है तेहरान में किस तरह दुनिया निकली। तो अब सेकंड टारगेट नॉट अचीव्ड। तीसरा, एक सुपरमेसी उन्होंने एक प्लान की थी मशरक़ वुस्ता में अपनी इस्टेब्लिश करने की, और जिस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिस तरह मशरक़ वुस्ता को एक क्लाउड के अंदर उन्होंने रखा हुआ था एंटी ईरान, उसको उन्होंने मजीद स्ट्रेंथन करना था ताकि ऑनवर्ड जो उनके टारगेट्स हैं उनको अचीव किया जाए। अब उल्टा वो क्लाउड बर्स्ट हो गया। जो इजराइल की और अमेरिकन, स्पेशली अमेरिकन जो सुपरमेसी थी इलाके में, वो कंप्लीटली अब आपकी जो है वो सैबोटेज होती हुई नजर आ रही है। और अरबों को तो प्रोटेक्ट करना कुजा, वो अमेरिकन जो हैं वो अपनी ही एसेट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर, अपनी बेसिस को नहीं बचा पाए। अपनी बेसिस को नहीं बचा रहे। सीआईए हेडक्वार्टर तबाह हो चुका हुआ है, सर्विलेंस रडार तबाह हो चुके हुए हैं, बेसिस तबाह हो चुके हुए हैं, रनवेज अब जो हैं ऑपरेशनल नहीं रहे, जहाज वो वाले गिर चुके हुए हैं जो इतिहास में, हिस्ट्री में आज तक नहीं गिरे थे। तो कुछ कोई तादाद उसकी 4 बता रहा है, कोई तादाद उसकी 10 बता रहा है। तो वो जो एक सुपरमेसी क्लाउड था मशरक़ वुस्ता के ऊपर, अरबों के ऊपर, वो क्लाउड बस्ट हो गया। अच्छा सर, इसके साथ-साथ जो ईरानी क़यादत है, जो उनकी मिलिट्री है, वो सेंट्रल कमांड भी कोई ख़त्म करने की इत्तलात मिली, जिसके बाद ये ईरान को उस तरीके से डैमेज नहीं कर पाए? वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी जो इन्होंने प्री वॉर ईरानियन ने अडेप्ट की, विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव, और दौरे हाज़िर की जंगों में मैंने इसकी एग्जाम्पल नहीं देखी, और उन्होंने इसको प्लान भी इसी तरह किया कि नो कम्युनिकेशन बेस्ड पे प्लान किया। कोई बातचीत नहीं होगी। कोई बातचीत नहीं होगी। इन्होंने जो मेरी जो स्टडी है, जो मेरी असेसमेंट है और जो मैंने अभी तक अपना नॉलेज हासिल किया है, इन्होंने 30 हिस्सों में अपनी जितनी भी फोर्स थी उसको 30 हिस्सों में डिसेंट्रलाइज कर दी, टुकड़े। टुकड़े कर दी,
और हर हिस्से को इंडिपेंडेंट कमांड दे के सेपरेट कर दिया गया। मतलब 30 फौजें बन गई। 30 फौजें बन गई। मिशन एक है, टारगेट एक है, और वो उनको क्लैरिटी के साथ दे दिया गया। वो जो 2 मेजर टारगेट उनको दिए गए हैं तल अवीव। कि आपने एक तो अपनी जो रेजिस्टेंस है उसको आपने किसी सूरत भी कंप्रोमाइज नहीं करना। आपने अपनी, चाहे वो ड्रोन के साथ रेजिस्टेंस देनी है, चाहे आपने मिसाइल के साथ रेजिस्टेंस देनी है, आपने कंटिन्यूटी के साथ जो है वो अपनी रेजिस्टेंस देते रहना। और दूसरा उनका टारगेट था कि ऑन ग्राउंड जो है वो दे विल हैव अ वंडरफुल आई, ताकि किसी भी सूरत में जो फुट ऑन ग्राउंड वाला कोई इन्वेजन, चाहे वो किसी भी साइड से हो, उसको जो है वो हर अपने जो पीस में से जितनी मिलिट्रीज हैं वो अपने अपने एरिया को खुद प्रोटेक्ट करें। अबनाए हरमज की भी कोई स्ट्रैटेजी कि उस उधर से भी किसी को ना गुजरने देना है, बिल्कुल वहां पर। ये एक सबसे बड़ा जो अबनाए हरमस की बात, स्टेट ऑफ हरमस की जो बात कर रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा इस वक्त स्ट्रेटेजिक वेपन है ईरान के पास, रहना पास, और उस पे मुकम्मल इसका कब्जा है, और उसमें उसको उन्होंने कंप्लीटली बंद कर दिया हुआ है। और जितनी भी तेल की सारी सप्लाई है वो उसी रूट के थ्रू जाती है। अब चूंकि वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गया हुआ है, तो इसलिए अच्छा, आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग मैं बात बताऊं और आपके सुनने वालों को, बहुत सारे लोगों को सिर्फ ये पता है कि अबनाए हरमस जो है उसमें सिर्फ तेल के जहाज गुजरते हैं। मतलब तेल के अलावा भी कोई माल खुराक। 100% जो गल्फ की फूड सप्लाई है वो अबनाए हरमस से गुजरती है, तमाम गल्फ ममालिक। तमाम गल्फ ममालिक की। और इस वक्त अबनाए हरमस का 7 दिनों से बंद होना जो है, तेल के क्राइसिस पे तो बात बाद में हो जाएगी। जो क्राइसिस अब फूड के आएंगे वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होंगे। तो ये तो कहत आ जाएगा वहां पे। तो भूख। आप वो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, और वो प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया। तो ये एक नब्ज है जो ईरान के पास एक स्ट्रेटेजिक हथियार था जो उसने पूरी तरह उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। और अबनाए हरमस पे कब्जा छुड़ाने के लिए किसी भी फौज को ऑन ग्राउंड जाना पड़ेगा। और ट्रम्प कह रहे हैं कि हम फौजें तो नहीं। ये जुबानी जुबानी जमा खर्च में अबनाए हरमस नहीं छूटती। अमेरिका के पास इसकी कैपेबिलिटी है, वो अपनी फौज भेज सकता है, लेकिन फौज भेजने का मतलब है कि फौज भेजना पड़ेगी, ललकरे बाहर बैठ के नहीं मारने पड़ेंगे। तो आपने अगर अब अबनाए हरमस अगर आपने उसको आज़ाद कराना है या उसको ईरान के कब्जे से छुड़वाना है, तो आपको फुट ऑन ग्राउंड इन स्टेट ऑफ हरमस डालना पड़ेगा। इस वक्त अमेरिका के अंदर हालात जो हैं वो काफ़ी दगरगूं हो चुके हों। वो जो एक आवाज़ लग चुकी हुई है कि हम इजराइल की जंग क्यों लड़ रहे हैं, वो जोर कर गई है। और अमेरिका इस वक्त बेशक प्रेसिडेंट यूएस जो हैं वो जितने मर्जी इस वक्त वो इन लव ऑफ नेतन्याहू वो डूबे हुए हैं, बट किसी भी सूरत में कोई भी स्टेट जो है वो अमेरिकन कॉफन जो है वो रिसीव नहीं कर सकती। और फौज को फुट ऑन ग्राउंड, और वो भी ऐसी जगह पे जहां उनका पहले एक्सपीरियंस नहीं है लड़ने का, जहां ग्राउंड सपोर्ट उनके पास नहीं है, जहां ह्यूमन शील्ड उनके पास अवेलेबल नहीं है, जहां लोकल्स उनको सपोर्ट नहीं और वेलकम नहीं कर रहे, ऐसी जगहों पे अमेरिका का अभी तक का कोई एक्सपीरियंस नहीं है फौज उतार रहे। इन्होंने उतरने, उधर आवाम ने नहीं छोड़ना इनको। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो ये वाली ठीक है, वो अभी इन लव ऑफ नेतन्याहू वो काफी सारी मिसकैलकुलेशन पे हो जा रहे हैं, लेकिन आई डू नॉट एक्सपेक्ट दिस ब्लंडर फ्रॉम यूएस। अच्छा सर, वैसे फिर ऑप्शन उनके पास क्या है? ये कहा जा रहा था कि कोई किराए के कातिल भी खरीदे जा सकते हैं, कुर्दों के नाम बीच में आ रहे थे। कुछ यहाँ की भी ऐसी तंजीमें जिनके मुतल्लिक आप हमेशा से कहते हैं, उनका भी नाम लिया गया था। मैं चाहता हूँ कि आप ही कहें। देखो, ये तो शुरू से ही जो है ना, कुछ एरियाज हैं जो दुनिया के नक्शे के ऊपर जो किराए के कातिलों के नाम से जो है वो जाने पहचाने जाते हैं, और उनमें से जो है वो एक कुर्द हैं, और कुर्दों की एक पूरी हिस्ट्री है। कुर्द पहले अपनी एक आज़ादी के लिए या अपने खित्ते के लिए, अपनी पहचान के लिए
बहुत लंबा अरसा जो है तुर्कों के साथ लड़े, और ये सपोर्ट जो है ये पीछे सारी अमेरिका की थी और वेस्ट की थी। शुरू में जब खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई तो इनको शक था कि कहीं दोबारा तुर्कों के अंदर वो जोश व वल्वला न उठाए, तो उसके लिए काउंटर में उन्होंने एक कुर्द फोर्स जो है वो तैयार की हुई थी। उनके मर्द औरतें, उन्होंने उसको वेल इक्विप्ड किया हुआ था, वेल ट्रेन किया हुआ था। उसके बाद जब जो टर्किश है, वो टर्किश मिलिट्री और टर्किश जो रियासत है वो काफ़ी हद तक अलाइन होगी नेटो के साथ, तो दे वर नॉट दैट थ्रेटन। तो उसको उठा के जब ये इराक में गए हैं तो इराक का एक बड़ा मेजर हिस्सा उन्होंने, और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग हिस्सा था वो कुर्दों के हवाले कर दिया, और कुर्दों को साथ अपनी इकोनॉमी भी उनकी बड़ी स्ट्रांग कर दी। उसके बाद वही किराए का जो कातिल थे वो उनको उठा के वो सीरिया में भी लाए, और इस वक्त सीरिया का 30% जो वैल्यूएबल मोस्ट वैल्यूएबल एरिया है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जो एरिया है वो कुर्दों के पास है, जबकि कुर्दों की पॉपुलेशन जो है सीरिया में वो 12% भी नहीं है। तो जो इतना उनको अब पाला गया है, तो फिर जो पालना होता है वो कभी-कभी वो कुक्कड़ होता है ना घर में जो फिर रहा होता है, जी दाना दुनकर डालते हैं, तो कभी-कभी फिर उसको छुरी भी फेरनी पड़ जाती है। तो अब वो कुर्दों को वो लाएँगे, कुछ उनको किराए के कातिल जो हैं वो बलूचिस्तान, सिस्तान से भी मिल जाएँगे, और वो भी ललकर मार रहे हैं। कुछ जो बीएलए को जब से स्पेशली ये हमारा ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ चला है, तो इसके बाद सप्लाई लाइन जो है वो बीएलए की भी कट चुकी हुई है। तो इधर से बीएलए से भी आवाज़ें उठ रही हैं अमेरिका के लिए कि हमें को खर्चा पानी लगाओ, तो हम भी उसके लिए हाज़िर हैं। तो इस तरह के किराए के कातिल, बट क्या ये जो ईरानी फ़ौज है, जो इस वक़्त डिसेंट्रलाइज़ होके लड़ रही है और बेहतरीन लड़ रही है, क्या ये किराए के कातिल जो हैं उनसे लड़ पाएँगे? अगर हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो 6000 साल पुरानी कौम है। 9 साल उन्होंने पहले एक अरब वार देखी थी जब सद्दाम हुसैन को उनके ऊपर सब, और वो उसके पीछे भी इज़राइल और अमेरिका था, जब ईरान के ऊपर उनको मुसल्लत किया था। लॉजिस्टिकली सद्दाम हुसैन को पूरा अरब उस वक़्त सपोर्ट कर रहा था। अमेरिकन वेपनरी थी पीछे सारी, बट 9 साल जो ईरान है वो लड़ता रहा। तो दे आर सीज़न्ड आर्मी, और ये इस तरह के जो कुर्द या कोई और जो किराए के कातिल आएँगे, मेरी असेसमेंट ये है कि वो ऑन ग्राउंड जो है वो कोई खातिर-ख़्वाह उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाएँगे। अच्छा सर, दूसरा ऑप्शन अगर देखा जाए तो दूसरा इज़राइल और अमेरिका गल्फ़ कंट्रीज़ को भी इस्तेमाल करना चाहता था ईरान के खिलाफ। लेकिन अभी बड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि ऑयल रिफाइनरीज़ पर हमला करने वाला ईरान नहीं था। कौन था फिर? ईरान की एक बात पिछले भी हमने जब पिछला अटैक आया तो भी हमने देखा, उनका मीडिया भी देखा हमने। ईरान के मीडिया ने आज तक जो क्लेम किया है वो सच निकला है। ईरान के मीडिया ने अभी तक की जो हिस्ट्री है उसके मुताबिक ईरान ने जिसको अब वो इज़राइल के ऊपर मार रहे हैं, हाइफा में मार रहे हैं, वो यरूशलेम में मार रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं। वो दुबई में मार रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं। वो बहरीन में उन्होंने जो सारी जो उन्होंने अमेरिकन जितनी भी सारी वो बेसिस थी वो उड़ाई हैं, उन्होंने क्लेम किया है। इवन दुबई में वो सिविल एरियाज़ में भी बम्बार्डमेंट की है उन्होंने, वो क्लेम कर रहे हैं कि की है। लेकिन ये जो स्पेशली 3-4 जो हरकतें हुई हैं, अरामको वाली हुई है, फिर सऊदी अरब में एक और अटैक गया है, फिर तुर्की के नवाही इलाके में एक अटैक गया है, तो ईरान ने उसको सरीहन डिनाई कर दी, कि हमने अटैक नहीं उसकी किया। तसदीक दे दी है। और अब एक और मज़े की बात बताऊँ, बात यहाँ तक नहीं रही। रशिया ने हुँ, हुँ। सऊदी अरब को उसके जो रियल टाइम सिग्नल्स हैं अरामको वाले अटैक के, वो सऊदी अरब को प्रोवाइड करती है, और वो साबित हो गया है कि वो अटैक जो है वो इज़राइली बेस से आया, वो ईरान से नहीं आया। इस सिलसिले में और भी काफ़ी सारी जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, वो कतर को भी प्रोवाइड कर दी गई है, और सऊदी अरब को भी प्रोवाइड कर दी, ओमान को भी प्रोवाइड कर दी गई है। तो इस बात पे वो जो एक क्योस क्रिएट किया जाना था इज़राइल की तरफ से, ताकि जिस चीज़ को अटैक वो ईरान के नाम से लेबल करके करेगा,
वो मुल्क जो हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। ईरान ने इसके ऊपर बड़ी क्लियर अपनी पॉलिसी बता दी है, और बल्कि ईरान ने यहाँ तक भी क्लियर कर दिया है कि आगे प्लान इजराइल का ये भी है कि वो एट अटैक मस्जिद अक्सा पे करेगा, और उसका ब्लेम भी जो है वो ईरान के ऊपर डालेगा, ताकि मुसलमानों के अंदर एक एंटी ईरान जो है वो सेंटिमेंट्स जो हैं वो बड़े अरूज पे आ जाएं। तो ईरान ने इस बात को पहले ही कैटर कर दिया है कि ऐसी कभी भी ईरान ऐसी हरकत नहीं करेगा। ईरान मस्जिद अक्सा का हमेशा प्रोटेक्टर रहा है, एग्जैक्टली। वो डिस्ट्रक्टर नहीं रहा। अच्छा सर, सऊदी अरब पर हमला किया गया इसराइल की जानिब से। सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला है। पाकिस्तान इसराइल पर हमला कर सकता है, कैपेबिलिटी है पाकिस्तान के पास? आपने बड़ी मेरी जो है ना जो नब्ज है उसको ये प्रेस किया है। मैं पहले भी अपने काफ़ी सारे अपने पॉडकास्ट में ये बता चुका हूँ कि ये तो मेरे रब का वादा है कि वो बीमारी या वायरस वो बाद में आता है, और उसका जो तोड़ है वो पहले पैदा कर दिया जाता है। ये कायनात का कानून है, ये कुदरत का कानून है, ऑर्गेनिक है। इसीलिए जब इजराइल 48 में बना तो उससे एक साल पहले उसका तोड़ जो है, उसका अब्बू जो था वो पहले ही माजरे वजूद में आ चुका हुआ था। सर 27 रमज़ान 1947 में अल्लाह पाक ने पाकिस्तान का वजूद कायम कर दिया था। और मैं एक दफ़ा फिर आपको दोहराता हूँ कि ये वजूद जो पाकिस्तान का कायम हुआ था मेरे अल्लाह और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंशाल्लाह उनके हुक्म से, ये बना ही इसराइल को तबाह करने के लिए है। ये जितना मर्जी ये पीछे तैयार हो के प्लानिंग करके ये पाकिस्तान के ऊपर, हम इस साइड से भी पाकिस्तान को फहीम कर देंगे, हम इस साइड से भी हम फितनतुल खवारिज को भी पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान वाली साइड से चढ़ा देंगे, हम भारत को मशरक से चढ़ा देंगे, मगरब में हम आके BLA को सपोर्ट करेंगे। मैं कहता हूँ तुम 360 डिग्री से आओ, इसराइल 360 डिग्री से पाकिस्तान के ऊपर हमला करे, हम अगर 1012 डिग्री पे जवाब ना इसको दें तो हम पाकिस्तानी नहीं। मिसाइल्स पहुंच जाएंगे सर इसराइल? मिसाइल चूमते हुए जाएंगे इधर से। इस फजा से जब इसराइल के लिए मिसाइल उठेंगे तो एक एक मिसाइल जो है वो मेरे अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह मल्टीपल होके जाके लगेगा। मतलब इसराइल को अब घबराना चाहिए। वो पहले ही घबराया हुआ है। इसराइल पाकिस्तान के साथ कभी पंगा नहीं लेगा डायरेक्ट। ये मैं आपको आज बड़े वसूख से कह रहा हूँ। ये मेरे अल्लाह की नुसरत है इस मुल्क के ऊपर और एक करम के ऊपर, और हमारी आवाम को इस चीज़ के ऊपर बड़ा ट्रस्ट होना चाहिए कि ये रियासत को मजाक नहीं है। ये कोई मजाक नहीं है कि हम IMF के कर्जे में गुडे हुए हैं मगर हम सबको आंखें दिखा रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है कि हमारे सारे जितने भी अलाइज हैं दे आर फिल्दी रिच, वी आर पुअर नेशन, बट कोई फैसला हमारे फैसले के बगैर हो नहीं सकता। इस वक्त जितनी जंग लगी हुई है हर मुल्क की नजर अल्टीमेटली पाकिस्तान के ऊपर है, और जिस दिन पाकिस्तान का मेजर रोल इन्होंने इसके अंदर कंक्लूड किया, ये सारा खित्ता जो है वो पीस का दोबारा बन जाएगा, और पाकिस्तान का वो रोल आने वाला है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि सर पाकिस्तान को वो रोल आए जो कि आप कह रहे हैं बड़ा पॉजिटिव रोल होगा और फिर खित्ते में अमन भी आ जाएगा। एक और सर मेरे माइंड में डाउट था, आपने बताया ईरान की जानिब से जब हमले किए गए इजरायली बेसिस के ऊपर, अमरीकी बेसिस के ऊपर हमले किए गए, इजराइल हमला कर रहा है बच्चियों पर, मासूम बच्चों पर, स्कूल के ऊपर हमला किया गया, ये क्यों? आप ये फ्रीमेसन्स, एप्स्टीन, स्टैनिक फोर्सेस पढ़ते हैं? जो नहीं पढ़ता ना वो पढ़ना शुरू करते। ये जो लुमिनातीज हैं ये वर्शिप किसकी करते हैं? ये बाल की वर्शिप। बाल नामी जो बुत है, बिल्कुल, जिसको नजर आतिश किया था ईरान ने। ईरान ने नजरिया, अल्लाह आपका भला किया। बाल की जो इबादत की जाती है, ये बिलीव करते हैं कि जो सबसे ज्यादा बाल को कुर्बानी पसंद है वो छोटी बच्चियों की कुर्बानी पसंद, और ब्लैक मैजिक के लिए छोटी बच्चियों की सबसे पहले खून की कुर्बानी देते हैं। ईरान ने बाल का पुतला जलाया था और ये वादा करके निकले थे, पहले अटैक में इन्होंने ईरान की स्कूल की छोटी बच्चियों को हिट किया है। अल्लाह।
ये डॉट कनेक्ट करें आप। व्हाट्सएप जब आपने उनकी फौज की टॉप टियर मार दी, तो आपको क्या जरूरत है एक स्कूल की बच्चियों की, 8-10 साल की बच्चियों? एग्जैक्टली। वो उन्होंने बाल को कुर्बानी दी उन बच्चियों की, कि यहाँ तेरा पुतला जलाया गया था और यहाँ उन्हीं बच्चियों की हम कुर्बानी तेरे पाँव में रख रहे हैं। ये वजह थी जो उन्होंने स्कूल के ऊपर अटैक किया। ये सर बड़ी वैसे अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है कि मैं रियलिटी आपको बता, इसराइल के तो सर मकासद ही फिर कुछ और लग रहे हैं। ये छोटी गेम नहीं है। ये जिसको लगता है कि ये कोई जियोपॉलिटिकल गेम है, ये कोई टेरिटोरियल गेम है, ये बिल्कुल टेरिटोरियल जंग नहीं है। ये एक नजरियाती जंग है। आप आप देखिए ना, आप ये जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुआ है जो सफीर अमेरिका की तरफ से, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, उन्होंने कहा है कि ये इजराइल का बिब्लिकल राइट है कि वो सारे मशरक जमीनें जितनी भी हैं। वो कब्जा करे। एग्जैक्टली। जहां भी अगर मुसलमानों की अकल न खुले तो कब खुलेगी? तो वो ग्रेटर इसराइल के वो प्लान ग्रेटर इसराइल के लिए, और ग्रेटर इसराइल में वो जो बिब्लिकल राइट कह रहे हैं मशरक वस्ता का, उसमें सारे अरब कंट्री आते हैं, इंक्लूडिंग अ मेजर पार्ट ऑफ टर्की। पाकिस्तान तो उसमें आता ही नहीं है, मगर सारे अरब कंट्री आते हैं, ईरान भी उसमें नहीं आता। तो वो पबंगे तोल कह रहा है, बैठ के सफीर कह रहा है, कोई डिप्लोमेटिक लैंग्वेज उसने यूज नहीं की, वो कह रहा है बिब्लिकल राइट है तमाम तर जमीनों पर हक है इसराइल। और हम हैं कि बस आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। आज भी उम्मत जो है इस दसियन के अंदर फंसी हुई है कि मैंने आयतुल्ला खामनाई को शहीद कहना है या कत्ल कहना है। आज भी कई लोग जो हैं वो इवन उनके लिए शहीद का वर्ड यूज करने से घबरा रहे हैं। और यही वो वेपन है जिसकी वजह से मुसलमानों को उन्होंने फलस्तीन गजा से मारना शुरू किया, लिबनान मारा, इजिप्ट मारा, लिबिया मारा, उर्दन मारा, सीरिया मारा, अब ईरान को मार रहे हैं और बचेगा तो कोई भी नहीं इस वाले। आपको मैं जवाब साहब मैं कह दूं, ये एक फार्मूला है। हम एक फार्मूला सेट कर लेते हैं, 2+2=5। आप कहेंगे क्या स्टूपिड फार्मूला है, लेकिन मैं कहता हूं कि 5+5=11, 6+6=30। तो इस जब फार्मूला सेट हो जाएगा तो फिर मैं आपसे पूछूंगा 7+7, तो आप कहेंगे इस फार्मूले के तहत तो फिर 15 कि मैं 1 ऐड करता जा रहा हूं। एग्जैक्टली। तो भाई ये कैसे हो सकता है जब पहले फलस्तीन में गजा में 2+2=5 हो गया, लिबनान में हो गया, इजिप्ट में हो गया, लिबिया में हो गया, इराक में हो गया, सीरिया में हो गया, ईरान में होता हुआ आप देख रहे हैं। तो कैसे है कि आप बचेंगे? वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है निजात। हमें उम्मत की वहदत के ऊपर वापस आना पड़ेगा। हमें वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू पे आना पड़ेगा। और वो जो अल्लाह की रस्सी है, वो अल्लाह की रस्सी है, वो वहदानियत की रस्सी है, वो इत्तेहाद की रस्सी है। वो कोई शलवार के नाले नहीं हैं जिनको पकड़ के आप दौड़े लगा रहे हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं। वो ईमान की रस्सी है। और जब तक आप अब उस रस्सी को मजबूती से नहीं पकड़ेंगे, आप इसी तरह गाजर मूली की तरह कटते जाएंगे। आपको कोई नजर आ रही है अलायंस इन मिडल ईस्ट या फिर इन गल्फ ममालिक के दरमियान, यही अलायंस जिसकी आप बात कर रहे हैं? देखो जी, दुनिया में अगर किसी मुल्क को अल्लाह ने तपड़ दी है ना, हौसला भी दी है और अकल भी दी है और बुर्दबारी भी दी है, और जिससे अल्लाह ने को काम लेना है, वो कौम पाकिस्तान ही है। बस जो पाकिस्तान के पीछे लग जाएगा वो फना पा जाएगा, और जो पाकिस्तान से हट जाएगा वो इसी तरह ही तबाह हो जाएगा। फ्यूचर क्या देख रहे हैं सर आप इस जंग का? कब ख़त्म होती हुई आपको दिखाई दे रही है? और अमेरिका क्या इस जंग में नाकाम हो चुका है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो रीसेंट स्टेटमेंट्स थी, 2 हफ्ते के अंदर न्यूक्लियर बम बना लेना था, तो मुझे तो लग रहा है कि उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि हम शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। देखो, अमेरिका तो पहले ही पिछले अटैक में भी जब इन्होंने बड़े फख्र से इन्होंने ऐलान किया था जहाँ रे कि हमने ईरान के सारी न्यूक्लियर साइट्स तबाह कर दी और ईरान की जितनी भी यूरेनियम की अफसोदगी वाली कैपेबिलिटी है वो सारी हमने ख़त्म कर दी है, और आज के बाद ईरान जो है वो इस काबिल नहीं होगा। अच्छा, अब
महीने 5 नहीं गुजरे तो फिर वो क्लेम कर रहे हैं कि अब हम इसलिए ईरान के ऊपर हमला करने आ रहे हैं कि ईरान की हमने न्यूक्लियर साइड मारनी। भाई या तो पहले तुम झूठ बोल रहे थे या अब तुम झूठ बोल रहे हो, या तो हमेशा से ही झूठ बोल। या तुम शुरू से ही झूठ बोलते हो, या तुमसे झूठ बुलवाया जाता है। और ये भी मैं आपको मजे की बात हूँ, ये कैरेक्टर जो आपको सामने नजर आ रहे हैं, चाहे वो यूएस प्रेसिडेंट हैं, चाहे वो नेतन्याहू हैं, ये पपेट्स हैं। ये कैरेक्टर्स हैं ड्रामा के। ये बिल्कुल आगे किसी के इशारों के ऊपर ये सब कुछ कर रहे हैं। जो पीछे नजरियाती जंग जिन्होंने वॉर प्लान की हुई है वो कोई और लोग हैं, वो सामने ही नहीं है। वो ताकते हैं जिनके नाम भी सामने नहीं है, तो इनसे झूठ बुलवाया जाता है। मैं इस जंग को अभी काफी लंबा देख रहा हूं। जंग तो आपको तवील दिखाई दे रही है, इस जंग में जीतता हुआ आप किसको देख रहे हैं? देखिए, जम्मू की जीत के फैसले जो होते हैं ना, वो ये कोई फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच की तरह नहीं होता। ये एक टैक्टिकल विक्ट्रीज होती हैं और एक स्ट्रेटेजिकल विक्ट्रीज होती हैं। टैक्टिकल विक्ट्री में आपको बज़ाहिर शायद अमेरिका की एक बड़ी इस तरह की जीत नज़र आए कि तेहरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर उन्होंने कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं और इस्फहान में काफ़ी सारी बॉम्बिंग कर चुके हुए हैं, और उनके जितने भी इंडस्ट्रियल जोन थे उनमें काफ़ी कारपेटिक बॉम्बिंग हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर उनका तबाह किया जा रहा है, एयर डिफेंस उनकी मफलूज की जा रही है, एयरफोर्स उनकी ऑलरेडी वो मफलूज का। तो टैक्टिकली जो है वो एक उनकी विक्ट्री नजर आ रही है, बट स्ट्रेटेजिकली मेरे हिसाब से दे हैड लॉस्ट द वॉर इन 24 आवर्स। क्यों? कि एक्सपोज हो गए हैं वो दुनिया के आगे। पूरी दुनिया की हमदर्दी इस वक्त इंक्लूडिंग अमेरिकन पीपल ईरान के साथ है। ईरान के साथ है। ट्रू। और इस वक्त बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज, मैं गवर्नमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज के अंदर इस वक्त यूनिटी की आवाज उठ रही है। और बहुत सारी जो कन्फ्यूजन सल्तनत उस्मानिया के ख़त्म होने के बाद 1924 से लेके 2025 तक जो फ़िरका वारियत की सूरत में जिसके ऊपर 100 साल मेहनत की गई थी, जो फैलाई गई थी, वो इस जंग में ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। कौमें, उम्मतें एक होती हुई नज़र आ रही है। ये बहुत बड़े अमेरिकन और स्पेशली इजरायली टारगेट्स के अंदर ये लॉसेस हैं। और नतीजा क्या है कि टैक्टिकली आपको शायद बज़ाहिर विक्ट्री अमेरिका या इजराइल की नजर आए, बट स्ट्रेटजिकली ईरान हैज़ ऑलरेडी वन द वॉर। एग्जैक्टली। और ईरान के साथ साथ ये मुस्लिम उम्मा की भी जीत हुई है कि वो जो तफरका जिस तरह आपने कहा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो तफरका नहीं रहा बल्कि ये कौम, ये उम्मत एक हो चुकी है, यूनिटी की तरफ जा रही है। थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ गुफ्तगू करके, बड़ा कुछ हमें भी सीखने को मिलता है, इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास आती है, हमारी ऑडियंस भी बड़ा एंजॉय करती है। ऑडियंस की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए इसी के साथ। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।